देखो, इतना बेसिक और बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है क्योंकि इसको आप डे टू डे लाइफ में या मैं कहूँ कि इसको बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। अगर आप चाहे क्लास 6 की बुक उठा लो, 7th की उठा लो, 8th की उठा लो, एक ना एक ऐसा चैप्टर होता है जिसके बाद जहाँ पे एनवायरमेंटल इश्यू होगा या फिर कह सकते हैं कि सीएफसी के बारे में ज़िक्र ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन बेसिक्स बुक में मतलब छोटे बच्चों की बुक में भी ये सारी बातें, ये सारे टॉपिक्स दिए होते हैं कि ओज़ोन क्या है, कंज़र्वेशन कैसे कर सकते हैं, एफ़ॉरेस्टेशन, डिफ़ॉरेस्टेशन ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हम देखने वाले हैं हमारे डे 21 के सीरीज में डे 21 में देखने वाले आज हम इन्वायरमेंट एंड इशू यानी कि इन्वायरमेंटल इशू जो कि आपका क्लास 11 के एनसीईआरटी के पीओवी से है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही टॉपिक है हमारा इसमें कि इन्वायरमेंटल इशू और इसको इंट्रोडक्शन। आखिर ये इन्वायरमेंटल इशू है क्या? ठीक है, तो बात करते हैं कि देखो इन्वायरमेंटल इशू जो होता है ये अराइज होता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। यार देखो, इन्वायरमेंट तो अपने हिसाब से सब कुछ सही कर लेती है, इवन सब कुछ एडजस्ट कर लेगी इन्वायरमेंट। बट ये इन्वायरमेंट इफेक्ट क्यों होता है? इन्वायरमेंट किस रीजन से इफेक्ट होता है? क्यों गड़बड़ होता है? किस लिए? ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस या फिर ह्यूमन एक्टिविटी बोल दो या फिर ह्यूमन ओवर एक्सप्लॉइटेड कर देते हैं किसी भी चीजों को, है ना। दैट डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस या फिर नेचर बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। जो नेचुरल बैलेंस है उसे ह्यूमन एक्टिविटी क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। दैट्स वाई इन्वायरमेंटल इशू आता है। अब मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या है इन्वायरमेंटल इशू में? मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं? तो देखो, मेन प्रॉब्लम्स में आती हैं, एक तो पोल्यूशन है, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग, तीसरा ओजोन डिप्लीशन और चौथा क्या है? डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं क्योंकि हम ओवर एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं दिन ब दिन, है ना। देन नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एयर पोल्यूशन के बारे में, कि एयर पोल्यूशन क्या है। अब यहाँ पे मैं जहाँ पे अभी जिस स्टेट में हूँ पर्टिकुलर, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की। यहाँ पे आप चाहे पिछले 3 साल 4 साल जब से उठा लो, अभी करंट में बता रहा हूँ, अभी यहाँ पे AQI जो है, AQI हमेशा 400 प्लस रहता है, हमेशा। मतलब समझ रहे हो, हजारडियस गैस चेंबर में रह रहे हैं हम लोग, लिटरली गैस चेंबर में। और गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई? मजे ले रहे हैं सब, सब जगह सब लोग अपनी अपनी मजे ले रहे हैं क्योंकि भाई देखो उनका क्या है, जो मिनिस्टर्स हैं उनके घर में लगा हुआ है 10-10 डाइसन का 10-10 एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है, उसमें कैटलिटिक इंजन वाली गाड़ी में चल रहे हैं जहाँ पे फुल कोई इशू ही नहीं उनको, आम जनता झेल रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं एयर पोल्यूशन की सबसे बड़ी बात क्या कर रहा है कि देखो एयर पोल्यूशन अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन एयर। इसी हार्मफुल में यहाँ पे एक बात आती है PM2.5। PM2.5, ये PM2.5 क्या है? पार्टिकुलेट मैटर है। या देखो, हमारे इस गैसियस इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो कि हमें दिखते तो नहीं है भाई, जाहिर सी बात नहीं दिखेगा, लेकिन वो हम रिस्पिरेट जब करते हैं ना, इनहेल करते हैं, तो वो हमारे रेस्पिरेशन, आप अक्सर नोटिस करो पिछले मतलब कि 1 साल का अगर डाटा आप उठा लो ना, चलो पिछले 1 साल का नहीं, ताज़ा-ताज़ा ले लो, पिछले 2-3 3-4 महीने का ले लो, लंग्स डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इवन मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मेरे साथ खुद मुझे थ्रोट में पिछले 1 हफ्ते या 15-20 दिन से प्रॉब्लम है, ठीक है? तो क्या एयर पॉल्यूशन एक मेजर इश्यू है। मेजर एयर पॉल्यूटेंट क्या है? देखो यहाँ पे 2 शब्द समझना। पॉल्यूशन एक प्रोसेस, एक फिनोमिना है, और पॉल्यूटेंट जो होता है वो मटेरियल होता है जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। तो कौन-कौन से पॉल्यूटेंट हैं उसको हम मार्क कर लेते हैं। पॉल्यूटेंट में हम देखते हैं यहाँ पे पहला पॉल्यूटेंट है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ निकलता है? बचपन में आप सभी को पता होगा, ये इनकम्प्लीट कंबक्शन, जब इनकम्प्लीट कंबक्शन होता है, इनकम्प्लीट कंबक्शन जब होता है, कंबक्शन किसका? इनकम्प्लीट कंबक्शन पेट्रोल का या फिर डीजल का। तो क्या रिलीज होता है? गाड़ियों से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। याद रखना, मैं बार बार कहता हूँ, देखो आपकी हमारी बॉडी की जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन का पहला प्यार यानी कि मोस्ट एफिनिटी किससे है? हीमोग्लोबिन का सबसे ज्यादा एफिनिटी हीमोग्लोबिन की किससे है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अगर जिस दिन हमारी बॉडी को कार्बन मोनोऑक्साइड दिख गया तो हमारी बॉडी ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अट्रैक्ट करेगी, जुड़ जाएगी, और बदले में क्या बन जाएगा? और बना लेगी, फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? डीऑक्सी, या फिर मैं कहूँ कि हमारे पास मतलब हमारी जो हीमोग्लोबिन होगी ना, श्रिंक, और उसमें मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड के आते ही ये बना लेगा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन करके बना लेगा, जो कि एक तरीके का क्या है? एक तरीके का सेल्फ पॉइजनस समझो, या फिर आप कह सकते हो कि दम घुटने से मौत हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा पोल्यूटेंट है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इसको भी हाईलाइट कर देते हैं ना। नेक्स्ट हमारा पोल्यूटेंट है सल्फर डाइऑक्साइड।
और थर्ड है हमारा नाइट्रोजनस कंपाउंड जो भी है, यानी कि नाइट्रोजन एक्स यहाँ पे मतलब कि डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड जो भी हो। और हाइड्रोकार्बन्स हैं वही PM 2.5 में आ जाते हैं। पार्टिकुलेट मैटर जो उसी में बताया PM 2.5 में, है ना। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये जो आपको पांचों मैंने बताया, दीज आर दी मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स दैट क्रिएट एयर पॉल्यूशन। ठीक है, अब इनका सोर्स क्या है, मतलब ये सारे पॉल्यूटेंट्स निकलते कहाँ से हैं, इनका सोर्स, इनके सोर्स की बात करूं तो इनका सोर्स है सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल से क्या रिलीज होता है, हमने बताया अभी, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज से आपको मैक्सिमम दिख जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड दिख जाएगा, या फिर इंडस्ट्रीज से तो वेरियस चीजें, बहुत सारी चीजें बहुत मतलब कि क्या ही बोलूं, यहीं से हम आगे देखेंगे बायो मैग्निफिकेशन वगैरह सब कुछ। और थर्मल पावर प्लांट से भी हमें हमें क्या मिल जाता है, हमें यहाँ से तो हमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिल जाते हैं। रेडियो एक्टिव कचरा भी यहाँ से दिख जाता है। देन बर्निंग ऑफ फॉसल, फॉसल जलाने पे क्या होता है, फॉसल जलाने पे कार्बन रेजिड्यू बहुत निकलते हैं, जिससे हमें यहाँ से हाइड्रोकार्बन मिल जाता है। हाइड्रोकार्बन, यहाँ से हाइड्रोकार्बन का रिलीजमेंट हो जाता है। ठीक है, अब इनका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट मतलब कि ये असर क्या करते हैं एक नॉर्मल इंसान की बॉडी पे, ये असर क्या करेंगे। देखो, एक नॉर्मल इंसान की बॉडी को ये क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे यार। पहला है क्या, रेस्पिरेटरी, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जांपल एम्फाइसीमा हो गया, अस्थमा हो गया, या फिर वेरियस डिजीज। एसिड रेन कॉज करवाएगा, जो कि हमारे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट को भी खा रहा है। फॉर एग्जांपल ताजमहल के येलो होता जा रहा है। मार्बल, ग्लोबल वार्मिंग करेगा। ग्लोबल वार्मिंग अभी हम डिटेल में देखेंगे थोड़ी देर बाद। बस ऐसे समझो कि अर्थ का टेम्परेचर रैपिड बढ़ जाना, उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। डैमेज करता है हमारी क्रॉप्स को और हमारे मॉन्यूमेंट को, जो हम अभी बता दिए ताजमहल जैसे कि डैमेज हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं जरा सा कंट्रोल की। कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, आखिर ये एयर पॉल्यूशन कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। पहला है, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्जन इन व्हीकल्स। याद करो, अभी मैं बताया था थोड़ी देर पहले, कैटालिटिक व्हीकल्स। कैटालिटिक व्हीकल क्या करेंगे, कैटालिटिक व्हीकल में होता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल कम निकलेगा, या तो मैं कह सकता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड ना के बराबर निकलेगा। समझ में आया क्या। और दूसरा है कि यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स। क्लीनर फ्यूल्स यूज करना मतलब कि आप नेचुरल फ्यूल्स यूज करो, जैसे कि CNG। ठीक है, CNG यूज करना, या फिर LPG यूज करना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी हो गया। और नेक्स्ट है हमारा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज करना। और यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं हम लोग, जो हमारे ट्रेंड में चल रहा है करेंटली। एक और यहाँ पे यूज कर सकते हैं EVs। आजकल देख रहे हो आप भी, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ते ही आ रहे हैं ना, इसी वजह से गवर्नमेंट, देखो क्या बोलूँ गवर्नमेंट को। नेक्स्ट हमारा वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन देख लो, मतलब हर जगह से हमें पोल्यूशन मिल रहा है। सांस भी ले रहे हैं तो गलत, गंदी हजारियस, पी रहे हैं तब भी गंदी हजारी, गलत चीज़ एकदम पी रहे हैं, है ना। अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश का केस। बताओ, जब जिस मतलब क्या ही बोलूँ, जिस देश में बेसिक चीज़ इंसान ना पा पाए, तो आप समझ सकते हो कहाँ जा रहा है। वाटर पोल्यूशन की बात करें तो वाटर पोल्यूशन अकर ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू वाटर बॉडीज। कौन भाई, अरे अभी तो देखे थे ना, इंडस्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रीज सेटअप ही वही करते हैं जहाँ पे कोई तालाब या फिर कोई सी या कोई पॉन्ड हो। अभी बताऊंगा मैं बायो मैग्निफिकेशन को। अब वाटर पोल्यूशन का सोर्स क्या है, वाटर पोल्यूशन के सोर्स की मैं बात करूँ तो ये है सीवेज, कचरा, वही जो मतलब कि हाउस होल्ड यूज होता है ना, फीकल मैटर या फिर फीसेस। इंडस्ट्रियल इफ्लेंट, मतलब इंडस्ट्रीज में जो कचरा है वो। एग्रीकल्चरल रन ऑफ, जैसे कि फर्टिलाइजर बह के चला गया, पेस्टिसाइड्स बह के चले गए। अब आप समझ सकते हो ये सारी चीज़ें कितना, मतलब मैराइन लाइफ तो एकदम खत्म है ना। इन सारी चीज़ों को पाते ही मैराइन लाइफ बचेगी क्या, मैराइन लाइफ तो यहीं से खत्म हो जाएगी ना। मैराइन लाइफ तो यहीं खत्म हो गई है ना, खत्म हो गया हमारा मैराइन इकोसिस्टम। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है वाटर बॉर्न डिजीज। मतलब वाटर बॉर्न डिजीज क्या होता है, मतलब एनी डिजीज दैट इज कॉज ड्यू टू अनड्रिंकेबल वाटर या फिर पोल्यूटेड वाटर। ठीक है जी। डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, अभी हम देखें, इससे क्या होगा, इट लीड्स टू इम्बैलेंस ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। यूट्रोपिफिकेशन भी यही है, यूट्रोपिफिकेशन, है ना। ठीक है, चलो। अच्छा,
नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये है यूट्रोपिफिकेशन। देखो यूट्रोपिफिकेशन होता क्या है पहले समझ लो। कह रहा कि एक्सेस न्यूट्रिएंट्स जब घुस जाएंगे, पानी में चला जाएगा, तो होगा क्या, एल्गल ब्लूम, एल्गी रैपिड, एल्गल ब्लूम, ब्लूम जो वर्ड है ना, ये बताता है कि रैपिड डिवीजन हुआ है, बताता है कि रैपिड फॉर्मेशन या फिर रैपिड डिवीजन हुआ है किसका, एल्गी का, जहां पे एल्गल ब्लूम दिखे। अब कहते नहीं कि एल्गी जो है इंडिकेटर भी है पॉल्यूशन का, है ना। ऑक्सीजन डिप्लीशन जो है, ऑक्सीजन डिप्लीशन मतलब कह सकते हैं हम, देखो वाटर, यहाँ पे वाटर ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा, तो होगा क्या, फिशेस की डेथ हो जाएगी, जैसा कि हमने देखा एक्वेटिक इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा के कर सकते हैं इसको, है ना। इसमें देखो क्या ही बोलूं, ब्यूरोक्रेट्स की दिक्कत है मैक्सिमम, है ना। प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट लगाएं और जुडिशियस यूज करें, मतलब प्रॉपर यूज करें फर्टिलाइजर का, उसके मतलब फर्टिलाइजर ऐसा ना हो कि एक्सेस यूज हो। फर्टिलाइजर्स पे भी काफी लॉज लगाया जाए, कि पूछा जाए पहले कि आपके पास कितनी जमीन है, आप ये फर्टिलाइजर कितनी जमीन में कितना यूज करोगे, वो चीजों को बताया जाए। मतलब कि ऑन ग्राउंड काम हो, किसानों को बताया जाए कि देखो एक्सेस फर्टिलाइजर आपकी जमीन ही खत्म करेगी, इमोशनली उन्हें समझाया जाए, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट का होना। और ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन। सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए कैसे। जब हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन की, तो इसमें हम बात करते हैं किसकी, गार्बेज, प्लास्टिक्स, मेटल्स, ग्लासेस, बायोमेडिकल वेस्ट, इन सारी चीज़ों की। अब ऐसे समझो कि सॉलिड वेस्ट जो होता है, ये एक तरीके का ये हद से ज़्यादा खतरनाक है। कैसे, इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होंगे, देखिए सॉइल पोल्यूशन होगा, वाटर कंटामिनेशन होगा, वाटर गंदा हो जाएगा, हेल्थ हजार्डियस होगा, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इथीन विथीन गैस निकालेगा, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक क्या करेगा, बनी किससे, पॉलीथीन इथीन गैस निकलेगी, जो कि जहरीली है, पॉइजनस है। और कंट्रोल मेजर्स में क्या यूज कर सकते हैं हम इसको, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। यहाँ पे 3R प्रिंसिपल चल सकता है, 3R प्रिंसिपल को अपहेल्ड करो। देखो दिक्कत क्या है पता है, कि हम स्कूलों में सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं कि 3R मैनर यूज करो, डस्टबिन यूज करो, एफॉरेस्टेशन करो। ऊपर वाले वो कहते नहीं कि इंसान जितना जितना ज़्यादा मेच्योर होता है, उतना इंसान अपनी बेसिक चीज़ों को भूलता जाता है। तो मेच्योरिटी लाओ, एक हद तक लाओ, इतना भी मेच्योर हो कि खत्म हो जाए चीज़ें। देन कंपोस्टिंग आप जानते ही हो, मतलब कि जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उसको कंपोस्ट चेम्बर में रख के, मतलब कि ऑर्गेनिक मेन्योर बनाओ। मेन्योर इज मोर इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है वो। और आपका यहाँ पे इंसरिनेशन यूज कर सकते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं कंट्रोल मेजर्स में। फिर तुम्हारे पास एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट। एग्रोकेमिकल मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड, जैसे कि एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स हार्म्स द सॉइल एंड वाटर। ऑब्वियस बात है यार, आप बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करो, मतलब आप केमिकल्स का ज्यादा इंट्रोडक्शन करवा रहे हो। केमिकल जितना ज्यादा इंट्रोड्यूस होगा, पानी भी तो गिरेगा, पानी भी तो बहेगा, तो केमिकल क्या होगा, पानी से लेके बह के चला गया, वाटर बॉडीज में गया, तो वहाँ इफेक्ट हुआ वाटर बॉडी में। अच्छा मैं यही समझा दे रहा हूँ, देखो हमने एक्सेस फर्टिलाइजर खेतों में यूज किया, पानी बारिश हुई, पानी के साथ फर्टिलाइजर बह गया, वो पानी गया कहाँ, किसी एक पॉन्ड में मान लो गया, ठीक है। अब उस पानी के थ्रू क्या चला गया, फर्टिलाइजर यानी केमिकल कंपोनेंट चले गए। अब केमिकल कंपोनेंट चले गए उस एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जहाँ पे मछलियां रहनी थी। अब समझो छोटी मछलियों ने क्या किया, अब वहाँ पे क्या हुआ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी कम हो गई, तो मछलियों ने कंजर्व किया जो भी, तो मछलियों के अंदर केमिकल्स चले गए। अब मछलियों में अगर देखो छोटी मछलियों में केमिकल्स गए, छोटी मछलियों को कौन खाएगा, बड़ी मछली खाएगी, फिर उससे बड़ी मछली खाएगी। तो देख रहे हो यहाँ पे हर एक ट्रॉफिक लेवल पे केमिकल का इंट्रोडक्शन बढ़ते जाना इन इन फूड साइकिल, उसी को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। उसी को हम क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, वही देखो यहाँ पे दिया पेस्टिसाइड्स इंटर इन फूड चेन में जब ये पेस्टिसाइड्स केमिकल इंटर हो जाएं और वो वेरियस लेवल पे जाके इफेक्ट करें, और जो एक टाइम आएगा कि जो टॉप का लेवल का होगा वो तो खत्म ही हो जाएगा ना, क्योंकि एक्यूमुलेट कहाँ हो रहा है, एट द एंड ऑफ द डे वहीं पे हो रहा है, टॉप लेवल पे। उसी को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन दिया ये इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एट हायर ट्रॉफिक लेवल पे इकट्ठा हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए थ्रू द लोअर ट्रॉफिक लेवल। एग्जाम्पल क्या है इसका, डीडीटी ये जो केमिकल है डीडीटी है। ये डीडीटी है क्या, इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये डीडीटी है हमारा। डीडीटी को हम यहाँ पे, ये डीडीटी को हम कहते हैं डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, याद रखना, ठीक है। 6th पॉइंट है हमारा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस को ऐसे समझो कि जैसे कि एक कांच का घर हो जिसके अंदर लाइट तो आ जाए लेकिन वो लाइट वापस ना जाए,
और वो कांच के घर गर्म हो जाए। ऐसे समझो अपने अर्थ को। अर्थ पे बहुत सनरेज तो आती हैं, लेकिन अर्थ पे जो गैसियस है ना, वो हीट को ट्रैप कर लेती हैं, लेकिन वो उसे छोड़ती नहीं है। अब उससे क्या होगा, हीट अर्थ जो है गर्म होगी। अर्थ गर्म होगी तो क्या होगा, अब ये देखो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है जो मतलब सनलाइट को ट्रैप करती हैं। एक है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और मतलब कि और ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अब होगा क्या, इसके कारण आएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, देखो ट्रैपिंग ऑफ हीट इन एटमॉस्फेयर, मतलब कि हीट को एटमॉस्फेयर में ये गैसेस जकड़ लेती हैं, छोड़ती नहीं। अब जब हीट अंदर है तो अंदर का इन्वायरमेंट गर्म होगा, जिससे होगा क्या, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। और इससे क्या हो जाएगा, अर्थ गर्म होगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर पिघलेंगे तो सी लेवल बढ़ेगा। इससे क्या है, कहीं कहीं पे सूखा आ जाएगा, कहीं कहीं पे एक्सेस बाढ़ आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा, सी लेवल बढ़ जाएगा, क्लाइमेट चेंजेस दिखेंगे, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो जाएंगे, है ना। ये सारी चीजें क्या है, इसके बाई प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, मतलब इसका मतलब कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट है हमारा ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन क्या है, जब हम एक्सेस अमाउंट में यूज करेंगे फ्रिज विज मतलब CFC गैस, तो होगा क्या, ओजोन की लेयर डिप्लीट हो जाएगी। अब ये ओजोन लेयर हमें हेल्प क्या करती है, देखो ओजोन लेयर हमें हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, किससे, हार्मफुल UV रेस से। अब ये होता क्यों है, ओजोन लेयर डिप्लीट किसके कारण होती है, ओजोन लेयर डिप्लीट होती है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। कहाँ पाए जाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, किसमें पाए जाते हैं, दबा के हम यूज करते हैं AC, फ्रिज, ठीक है, ये सारी चीजों में। अब ये अगर ओजोन डिप्लीट हो गई, अगर ओजोन डिप्लीट हो गई और हुआ क्या, डायरेक्ट UV रेज अगर आ जाएगी तो क्या कॉज कर सकती है, स्किन कैंसर कॉज कर देगी, कैटरेक्ट मोतियाबिंद कर देगी, रिड्यूस फोटोसिंथेसिस लेवल यानी पार लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने बनाया था 1987 में। इसमें क्या था, इंटरनेशनल ट्रीटी टू कंट्रोल CFC, जिसमें हम सभी ने कई वेरियस कंट्रीज मिलके यहाँ पे क्या करे थे, ये ट्रीटी बनाए थे, जिससे हम लोगों ने ये क्या था कि हम लोग क्या करेंगे, CFC पे कंट्रोल करेंगे, है ना। बाकी तुम्हें तो पता ही है, यहाँ पे चीजें बनती रहती हैं, लेकिन एक्सेस यूज होता रहता है। 8th है हमारा डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कैसे डिग्रेड कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कैसे कर रहा है इंसान, डिफॉरेस्टेशन, अपने काम के मतलब अभी आप देख लो, अडानी जी पूरा जंगल काट रहे हैं ना, क्योंकि उनको अपना पर्सनल बेनिफिट चाहिए, तो वो क्या, डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर या अर्बनाइजेशन, शहरीकरण या फिर खेती के लिए आप जंगल को काट दो, वो भी तो सही नहीं है ना। लीड्स टू द सॉइल इरोजन, अब भाई पेड़ कट जाएगा तो रूट को होल्ड कौन करेगा, रूट को होल्ड कोई नहीं करेगा, तो ऊपर की सतह की मिट्टी बह जाएगी, उसे बोलते हैं सॉइल इरोजन। और वो सतह की मिट्टी जो अपर क्रस्ट है वही तो फर्टाइल सॉइल है, जब फर्टाइल सॉइल चली जाएगी तो जमीन बंजर हो गई, क्लाइमेट चेंज आएगा। होगा क्या, वाटर स्कैरिसिटी हो जाएगी, ग्राउंड वाटर भी नहीं रिचार्ज हो पाएगा, क्योंकि बारिश नहीं होगी पेड़ों की वजह से। ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर का एक्सेस यूज हो जाएगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखना एक समय ऐसा आएगा ना जहाँ पे लोग पानी मतलब 1500 रुपए में मिलेगा। एनर्जी क्राइसिस, ओवर इंडिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल पे हद से ज्यादा डिपेंडेंट होना भी एक तरीके का ओवर एक्सप्लॉइटेशन है। ये सब नॉन रिन्यूएबल मतलब एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम ये गोल ही बनाते हैं कि हमारा SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, कुछ नहीं हो रहा। डेवलपमेंट दैट नीड्स प्रेजेंट नीड विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है, ऐसा नहीं कि हम अभी जिंदा हैं तो रिसोर्स इतना यूज कर लें कि फर्दर फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब ऐसा यूज करना कि फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी कुछ चीजें बच सकें, उसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मेजर्स क्या क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, यूज करना है हमें रिन्यूएबल एनर्जी को, कंजर्व करना है हमें रिसोर्सेज को फॉर फ्यूचर यूज, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना है इसके लिए। आइए जानते हैं कुछ NCERT की टर्म्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूट्रोपिफिकेशन हमने बता दिया, बायोमैग्निफिकेशन भी बता दिया, ग्रीन हाउस गैसेस बता दिया, ओजोन डिप्लीशन बता दिया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए हुआ तो वो भी बता दिया, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हमने देख लिया। तो ये हम सब हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये सारी चीजें हम बता दिए हैं। और एक बात और बता दूं, ये रिवीजन सेशन है, यहाँ पे हम उतना डिटेल नहीं बताएंगे, लेकिन आपको डिटेल देखना है तो ऊपर वीडियो है, जाकर देख लो प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ नीट MCQ प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन है कि बायोमैग्निफिकेशन रिफर्स टू, क्या रिफर्स करता है, इंक्रीज इन द टॉक्सिक लेवल ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल। विच गैस मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन डिप्लीशन क्यों हो रहा है, CFCs की वजह से, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक्सेस न्यूट्रिशन किसी वाटर बॉडी में बढ़ जाए तो क्या कॉज करती है, यूट्रोपिफिकेशन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन से।
और ठीक है, एनसीईआरटी जो इन्वायरमेंट इशू जो आपकी एनसीईआरटी क्या-क्या पॉइंट कहती है उसको फटाफट देख लेते हैं। कहता है कि पॉल्यूशन जो है वो डिस्टर्ब करता है हमारे इकोसिस्टम को, हमने जान ही लिया। एयर, वाटर, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशंस आर द मेजर थ्रेट। एग्रोकेमिकल होता है वो जो बायोमैग्निफिकेशन कॉज करवाता है। ग्रीन हाउस गैस वो होता है जो क्या कॉज करवाता है, ग्लोबल वार्मिंग। सीएफसी गैस क्या डिस्ट्रॉय करती है, ओजोन लेयर को। मॉन्टेरल प्रोटोकॉल प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ओजोन को हमने साइन करा था, या फिर कह सकते हैं हमने मतलब कि कंट्रीज के बीच हुआ था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो सोल्यूशन है जिससे हम रिसोर्सेज का कम और अच्छे से यूज करें ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए बच सके। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे। होप सो आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ज़रा भी चीज़ें पसंद आई हैं तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी।